डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेश साई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से हम क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 7 या फिर हम कहें चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमारा दोस्तों यूनिट जो 5 थी वो हमारी यूनिट 5 फिनिश हो चुकी है, यूनिट 5 खत्म हो चुकी है। यूनिट 6 जो है उसको हमने अभी छोड़ा है। यूनिट जो 6 है हम आपको बाद में कराएंगे। यूनिट 6 जो है सभी के लिए ऑब्जेक्टिव यूनिट है, तो इस यूनिट को हम आपको बाद में कवर कराएंगे। ठीक है, तो हम यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट 7 को आप अच्छे से समझें, पढ़े। ठीक है, और इससे पहले आपको जो यूनिट 5 आपको कवर करा दी गई है, इसमें आपको कहीं भी कैसा भी डाउट लग रहा है तो हमसे आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। जहां से भी जैसी भी प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो हम यूनिट 7 स्टार्ट आज से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट 6 को अभी हमने कुछ दिन के लिए छोड़ा है, यूनिट 6 भी हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो, तो यूनिट 7 के बारे में अगर हम बात आपसे करें तो ये जो यूनिट 7 है एक अच्छी यूनिट है, मस्त यूनिट है, और ये यूनिट टोटली डिपेंड है 11th क्लास पे। आपने 11th क्लास में अच्छे से चीजों को समझा है, पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और वैसे भी मैं इस यूनिट में आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा कहीं से भी, आपने चाहे 11th पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ठीक है, मस्त यूनिट है, थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, अच्छी यूनिट है। ठीक है, तो इस यूनिट 7 का जो नाम है मेरे भाई वो है पी ब्लॉक के तत्व। क्या नाम है? पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, और पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट, पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट, ये लिखा है फर्स्ट। इस फर्स्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि हमें पी ब्लॉक के तत्व इस यूनिट में पढ़ना है। पी ब्लॉक के तत्व हमें इस यूनिट में पढ़ना है, और पी ब्लॉक के तत्वों में हमें केवल पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट इस यूनिट में पढ़ना है। अब फर्स्ट का मतलब क्या है? पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट का मतलब मेरे भाई इतना सा है कि हमें इस यूनिट में, फर्स्ट का मतलब बता रहा हूं, इस यूनिट में आपको 15वें वर्ग के तत्वों को पढ़ना है। कौन से वर्ग के तत्वों को? 15वें वर्ग के तत्वों को। और यहां पर आपको पढ़ना है 16वें वर्ग के तत्वों को। ठीक है, ठीक है, तो आपको 15वां ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, और आपको 16वां ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखना 15वां और 16वां ग्रुप आपको इस यूनिट में पढ़ना है, पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब इतना है कि 15वें वर्ग के तत्व और 16वें वर्ग के तत्वों को इस यूनिट में आपको कवर करना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे 15वें वर्ग के तत्व, और पहले हम इसके बाद हम पढ़ेंगे 16वें ग्रुप के तत्व। ठीक है, चलो, अब एक चीज आपको बता देता हूं मेरे भाई, जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, इनको रखा गया है वर्ग 13 से लेकर 18 तक। ठीक है, 13वें वर्ग में रखा गया है, इसके बाद 14वें वर्ग में रखा गया है, इसके बाद 15वें वर्ग में रखा गया है, इसके बाद 16वें वर्ग में रखा गया है, इसके बाद 17वें, ठीक है, और ये 18वें। ठीक है, इन 18 वर्गों में मेरे भाई जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक को रखा गया है, पी ब्लॉक को रखा गया है 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये 6 वर्गों में पी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें एडवांस चीजों को बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई जो आपको 13वां ग्रुप है, ये 13वां ग्रुप, और जो आपका 14वां ग्रुप है, ठीक है, जो वर्ग होता है, इस वर्ग को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो 13वां वर्ग और 14वां वर्ग आपने 11th केमिस्ट्री में पढ़ लिया। 11th केमिस्ट्री में इन दोनों ग्रुपों को आपको पढ़ाया गया था पी ब्लॉक में। ठीक है, अब बचा हमारा 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। तो इन 4 ग्रुप को हमें पढ़ना है 12th केमिस्ट्री में। ठीक है, तो 7 यूनिट में हम पढ़ेंगे 15वां और 16वां। इसके बाद जो 8 यूनिट आने वाली है, उस 8 यूनिट में हम पढ़ेंगे 17 और 18 को। क्लियर हुआ इन चीजों को? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा और बताऊं मेरे भाई, ये 13वां ग्रुप है। क्या है? 13वां ग्रुप। 13वां ग्रुप है, तो 10 हटा दूं, यदि मैं 10 हटा दूं तो कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। और 3 को हम कैसा लिखते हैं? इस टाइप से, थर्ड, इस टाइप से लिखते हैं। तो ये हमारा ग्रुप है, जो वर्ग 13 बोलो, या फिर आपका जो ग्रुप है वो आपका थर्ड ए। ठीक है, थर्ड ए समूह बोलो। ठीक है, तो ध्यान रखना 13वां वर्ग, या फिर आपको इसको यहां से अब हटा रहा हूं मैं क्योंकि अब चीजों को मैंने फुल बता दिया। तो वर्ग 13 है, या फिर थर्ड ए आपका समूह, और समूह को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान रखना
13वां वर्ग या फिर थर्ड ए समूह है। ठीक है, यहां से 14, 10 हटा दो, कितना बचा 4, और 4 को हम कैसे लिखते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ए समूह है, फोर्थ ए समूह है। ठीक है, या फिर आपका ग्रुप है। अब 10 हटा दो, कितना बचा 5, है ना, 5 बचा, तो 5 को हम इस टाइप से लिखते हैं, तो ये आपका फिफ्थ ए समूह है। ठीक है, चलो 10 हटा दो, कितना बचा 6, 6 बचा, और 6 को हम इस टाइप से लिखते हैं, तो ये हमारा सिक्स ए समूह है। 10 हटा दो, कितना बचा 7, 7 बचा, तो 7 को हम किस टाइप से लिखते हैं इस टाइप से, तो ये हमारा सेवेंथ ए समूह है। 10 हटा दो, कितना बचा 8 बचा, तो 8 को हम कैसा लिखते हैं इस टाइप से, तो हमारा ये एट्थ ए समूह है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वर्ग 13 बोलो या थर्ड ए समूह बोलो, बात एक ही है। वर्ग 14 बोलो या फोर्थ ए समूह बोलो, बात एक ही है। वर्ग 15 बोलो या फिर फिफ्थ ए समूह बोलो, बात एक ही है। तो इस टाइप से इन चीजों को याद रखना। तो हो सकता है कभी मैं फिफ्थ ए समूह बोलूं, कभी मैं वर्ग 15 बोलूं, तो दोनों का मतलब एक ही है। इन चीजों को मैंने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें 15, 16, 17, 18 पढ़ना है, और इस यूनिट में केवल हमें पढ़ना है 15 और 16 को। ठीक है, चलो यहां तक की चीजें क्लियर है। अब थोड़ा सा और मैं बताता हूं मेरे भाई आपको पता है जो संयोजकता कोष होता है, कौन सा कोष होता है, संयोजकता कोष, संयोजकता कोष। ठीक है, बैलेंसी सेल। ठीक है, संयोजकता कोष या बैलेंसी सेल जो होता है मेरे भाई, वो अंतिम कोष होता है। कौन सा कोष होता है, अंतिम कोष। आपको याद रखना है चीजों को, है ना। जो अंतिम कोष होता है वो आपका संयोजकता कोष होता है। ठीक है, चलो जैसे मेरे भाई आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे आपका ये सोडियम है, क्या है सोडियम, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में देखो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का क्रम तो आपको पता ही होगा। पहली कक्षा में 2 भराते, दूसरी में 8, फिर 8, फिर आप 18 भरते हो, फिर आप 18 भरते हो, फिर आप 32 भरते हो, और फिर आप 32 भरते हो। ये आपका इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है। ये चीजें तो आपको पता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 8 भराने चाहिए, लेकिन इसके पास 11 ही है, तो 8 और 2 10, और तीसरी कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा इसकी अंतिम कक्षा है, और इसका जो संयोजकता कोष है वो कौन सा कोष होगा, तीसरा कोष। ठीक है, अंतिम कोष आपका संयोजकता कोष, तो तीसरा कोष इसका कौन सा कोष होगा, संयोजकता कोष। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि जो संयोजकता कोष है, संयोजकता कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेरे भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता। ठीक है, तो अंतिम कोष तीसरा कोष है, तीसरा कोष संयोजकता कोष, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ। इसी प्रकार अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। तो पहली कक्षा में मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, फिर चौथी में कितना आएगा, 1। तो इसका संयोजकता कोष चौथा होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। तो इन चीजों को आप याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद मैं बताना ये चाहता था मेरे भाई, ये आपका 13वां ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, 13वां ग्रुप। 10 हटा दो, कितना बचा 3, 10 हटा दो, कितना बचा 3। मतलब इसके जो संयोजकता कोष है, उसके संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 3। इसमें 10 हटा दो, कितने बचे 4। मतलब इसके जो संयोजकता कोष है, जो 14वां वर्ग है, इसके संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 10 हटा दो, कितने बचे 5, 10 हटा दो तो कितने बचे 5। मतलब इसके जो संयोजकता कोष है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें 10 हटा दो, कितने बचे 6, 10 हटा दो, कितने बचे 6। मतलब इसके संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 हटा दो, कितने बचे 7, 17 में से 10 हटाओ, कितने बचे 7। इनके संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। 10 हटा दो, कितने बचे 8। मतलब इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों को। ओके, क्लियर हुआ इतना। अब मेरे भाई थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये तो चीजों को आप समझ चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हाँ, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चीजों की जरूरत होगी मैं आगे आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो हमें 15वां या 15वां और 16वां ग्रुप पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे मेरे भाई 15वें वर्ग के तत्व। लेकिन इससे पहले मेरे भाई आप हमें ये बताओ, जो पी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक के तत्व कहते किसे कहते किसे। 11th में चीजों को आपने पढ़ा था, समझा था।
तो मेरे भाई पी ब्लॉक के तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। आपको पता है मेरे भाई, जो उपकोष होते हैं चार। उपकोष कितने होते हैं मेरे भाई? चार उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ये चार उपकोष होते हैं। ठीक है, आपको आवर्त सारणी में चार ब्लॉक मिलते हैं। आवर्त सारणी में आपको चार ब्लॉक मिलते हैं, एस, पी, डी, एफ। तो एस ब्लॉक के तत्व क्या है? तो मेरे भाई ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व। और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो पी ब्लॉक के तत्व क्या है? तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और पी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 13 से वर्ग 18 तक रखा गया है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां से हम चीजों को समझ गए। अब मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करेगा? तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना है तो उसके लिए आपको आना चाहिए आप-बाहु का नियम। किसका नियम? आप-बाहु का नियम। तो आप-बाहु का नियम इज इंपॉर्टेंट नियम। इंपॉर्टेंट नियम, तो आप-बाहु नियम आप समझो 11th में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। और आपको बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से समझना है तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, आई बटन पर जाओ और आप बाहु नियम समझ लो। ठीक है, बाकी मैं यहां समझाने वाला ही हूं, क्या टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा आप बाहु का नियम पढ़ लो, क्योंकि आप-बाहु नियम नहीं पता होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें आते हैं, पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनना जरूरी है। मैं जल्दी जल्दी आपको समझा दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो मेरे भाई आप-बाहु नियम में जो आप-बाहु आपको दिख रहा है, इस आप-बाहु शब्द जो है, इस आप-बाहु शब्द का मतलब होता है क्रमिक रचना। इस आप-बाहु जो दिख रहा है, इस आप-बाहु का ही मतलब क्या होता है? क्रमिक रचना। मतलब क्रमिक रचना मतलब जो परमाणु के जो कक्षक होते हैं, परमाणु के क्या होते हैं? जो कक्षक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले भरना चाहिए। ठीक है, क्रमिक रचना इसका मतलब ये है, ये जो नियम कहता है कि कम ऊर्जा वाला कक्षक, जिस कक्षक की ऊर्जा कम ऊर्जा वाला कक्षक जो है, कम ऊर्जा वाला कक्षक है, वो आपको पहले भरना चाहिए। और जो अधिक ऊर्जा वाला कक्षक है, अधिक ऊर्जा वाला जो कक्षक है, वो आपको बाद में भरना चाहिए। ध्यान रखना, ये नियम कहता है, जो आप-बाहु नियम है वो ये कहता है, आप-बाहु शब्द का ही मतलब क्या है? क्रमिक रचना। क्या है? क्रमिक रचना। मतलब ये जो नियम है वो कहता है कि कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले भरो और अधिक ऊर्जा वाला कक्षक बाद में भरो। अब कम ऊर्जा वाला कक्षक कौन सा होता है और अधिक ऊर्जा वाला कक्षक कौन सा होता है, ये हमें नहीं पता। तो मेरे भाई जो आप-बाहु महोदय हैं, इन्होंने एक क्रम निर्धारित किया था, एक क्रम दिया था इलेक्ट्रॉन्स को भरने का ऊर्जा के क्रम में। ठीक है, और वो क्या क्रम था वो देखो। आपको ये तो पता है मेरे भाई, किसी भी परमाणु की कक्षाएं कितनी होती हैं? 7। किसी परमाणु की कक्षाएं कितनी होती हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये नीचे लिखा है, ये 7 लिखा है। थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट 6 के बाद नीचे क्या लिखा है? 7। कक्षाएं 7 होती। अब इसके बाद आपको एक चीज और हमेशा याद रखना है कि जो पहली कक्षा होती है उसके पास केवल और केवल एस होता है। पहली कक्षा के पास केवल और केवल क्या होता है? एस कक्षक पहली कक्षा के पास होता है। पी डी एफ पहली कक्षा के पास नहीं होते, ध्यान रखना है। आगे दूसरी जो कक्षा होती है उसके पास एस और पी
केवल दो कक्षक होते हैं, एस और पी, बाकी डी और एफ इसके पास नहीं होता। तीसरी कक्षा के पास एस पी डी होता है, एफ नहीं होता। चौथी कक्षा के पास एस पी डी एफ। अब चौथी कक्षा से एस पी डी एफ स्टार्ट होते हैं तो सातवीं कक्षा तक एस पी डी एफ चलते हैं। मैंने यहां नहीं लिखा, कारण सिर्फ इतना था कि उनकी जरूरत नहीं है, बाकी मैं लिख सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चौथी कक्षा से एस पी डी एफ स्टार्ट होते हैं तो वो अंतिम कक्षा तक चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पांचवी कक्षा के पास भी एसपीडीएफ, छठवीं के पास भी एसपीडीएफ और सातवीं के पास भी एसपीडीएफ होते हैं। मैंने लिखे नहीं, वो एक अलग बात है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो जो आबाहु महोदय थे उन्होंने एक नियम दिया था। अब नियम क्या था? उन्होंने ये नियम दिया था कि सबसे पहले भाई आप भरना वन एस को। किसको भरना? वन एस को। ठीक है, तो ये भर दिया वन एस को। क्यों भरना वन एस को? क्योंकि वन एस की जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। वन एस की ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए आप पहले किसको भरना? वन एस को। ठीक है, चलो आगे मैं आपको बता दे रहा हूं मेरे भाई। उपकोष कितने होते हैं? एस पी डी और एफ, चार उपकोष होते हैं, जिसमें एस जो होता है इसके पास केवल और केवल एक कक्षक होता है। ध्यान रखना, एस के पास केवल एक कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो। तो एस में एक कक्षक और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन होते हैं दो। ठीक है, पी उपकोष जो होता है मेरे भाई उसके पास तीन कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? तीन। ठीक है, तो तीन कक्षक, तो एक में दो, तो तीन में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ठीक है, जो डी होता है मेरे भाई, डी के पास होते हैं पांच उपकोष, सॉरी 5 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5। अब 5 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10, क्योंकि एक में दो तो 5 में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलो एफ उपकोष होता है मेरे भाई, एफ में होते हैं 7 कक्षक। कितने? 7। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। ठीक है, 7 कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ध्यान रखना इन चीजों को। तो एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं? 2। पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 14 और कम से कम 0 हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों को। तो सबसे पहले कौन भराएगा? इस आबाहु महोदय ने कहा कि सबसे पहले भराएगा वन एस। कौन भराएगा? वन एस। वन एस को भरने के बाद आप यहां से वापस आ जाओगे और इसको आने के बाद फिर भरोगे आप किसको? 2s को भरना। 2s को भरने के बाद आप वापस लौट आना और फिर इसके बाद यहां से लौट के आप भरना 2p को। देखो दूसरी कक्षा के सामने है ये p, तो आपका ये 2p होगा। 2p के बाद आप भरना फिर किसको? देखो तीसरी कक्षा का s आ गया तो तीसरी कक्षा का s भरना, फिर आप लौट आना, फिर आप किसको भरना? तीसरी कक्षा का p। ठीक है, फिर कहां पहुंच गए हम? चौथी कक्षा पे, 4s को भरना। ठीक है, फिर यहां से आप लौट आना। ठीक है, फिर अब ये तीसरी कक्षा, देखो तीसरी कक्षा का डी है तो आपका ये 3d भरना, फिर आप चौथी कक्षा का पी है तो 4p भरना। ठीक है, लौट आना, इधर से 5s को भर के लौट आना। ठीक है, फिर आप किसको भरना? 4d को भरना। ठीक है, यहाँ 5p को भरना, 6s को भरना और फिर आप यहां से लौट आना। भाई लाइट चली जाने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां से आप 4d को भरोगे। ठीक है, फिर 5p को भरोगे, 6x को भरोगे और यहां से भर के आप आ जाओगे वापस और फिर आप भरोगे 4f को, 5d को, 6p को और नीचे जो लिखा है वो लिखा है s, तो ये 7s पर आप कर दोगे खत्म। ठीक है, इन चीजों को याद रखना मेरे भाई थोड़ा सा। ये पहली कक्षा का s है तो ये 1s होगा, ये दूसरी कक्षा का s है तो 2s होगा, ये दूसरी कक्षा का p है तो 2p होगा। अब ये तीसरी कक्षा का s है 3s, तीसरी कक्षा का p 3p, तीसरी कक्षा का d 3d, इस टाइप से चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई। सबसे अब हमें क्रम बताओ, सबसे पहले कौन भराएगा? 1s। ठीक है, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम और s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो इसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन भर दो? 2 भर दो। ठीक है, इसके बाद आप किसको भरोगे? 2s को। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्लैक मार्कर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आप भर दोगे 2s को, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है, इसके बाद आप लौट के आ जाओगे, किसको भरोगे? 2p को। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। फिर इसके बाद आप किसको भरोगे?
3s को, ठीक है, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, s कोई सा भी हो, ठीक है। इसके बाद लौट क्या जाओगे, आप भरोगे 3p को, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, फिर इसको भरोगे आप 4s को, ठीक है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 4s को भरने के बाद आप लौट आओगे, आप भरोगे 3d को, ठीक है, तो यहाँ 3d और d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं देखता हूं, 10, तो यहाँ लिखोगे आप 10, ठीक है, ठीक है। 3d के बाद 4p भराएगा, तो 4p और p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसके बाद 4p के बाद आप भर दोगे 5s को, 5s, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है, फिर आप किसको भरोगे, 4d को भरोगे, d में 10, ठीक है, फिर आप जल्दी जल्दी भर दो 5p को, 6, ठीक है, 6s को, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भरने के बाद आप आ जाओगे यहाँ, ठीक है, तो आपका ये 4f आ गया और f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, ठीक है, फिर आप 5d को भरोगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर आप 6p को भरोगे 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आप अंतिम भर दोगे 7s को, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे भाई इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है जो आपको आना चाहिए। ये अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये आपबाहु का नियम आप समझ गए हो। अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। ओके मेरे भाई आप आपबाहु का नियम समझ गए हो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। मेरे भाई आपको लग रहा होगा कि ये चीज बोरिंग है, नहीं मेरे भाई, आपने 11th में नहीं सीखा इसलिए आपको सीखना जरूरी है। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं मेरे भाई आपको फुल सिक्योरिटी के साथ पढ़ाता हूं, कोई सस्पेंस में नहीं रहने देता, इसलिए मैं इन चीजों को मैंने आपको बताया। तो ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है, बिल्कुल आप अच्छी से समझ के बिल्कुल याद रखोगे। अब हम मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे आपको कुछ और चीजों को आपको समझाते हैं, ठीक है। चलो, इन चीजों को मैं हटा ही देता हूं, ठीक है। चलो, तो मेरे भाई अब इसके बाद आपको जो समझना है वो समझना जरूरी है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। क्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। आपको पता है मेरे भाई 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 118 तत्व। इन 118 तत्वों की प्रत्येक तत्व की परमाणु त्रिज्या होती है। तो परमाणु त्रिज्या होती क्या है, परमाणु त्रिज्या आवर्त में चलेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ग में चलेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज आपको समझना है। देखो, इसको हमने अभी साइड में रखा है, एक क्लास हमारी बेसिक से चलने वाली है बस। इसके बाद अगली क्लास से अपनी ये चीजें चलेंगी और मस्त धांसू तरीके से चलने वाली, क्योंकि हम बेसिक पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या, मेरे भाई परमाणु त्रिज्या, आपको वृत्त की त्रिज्या तो पता है मेरे भाई, वृत्त की त्रिज्या पता है आपका। मान लो ये क्या है, आपका वृत्त है, क्या है ये, वृत्त। और वृत्त का ये यहां पर क्या होता है, केंद्र। तो आप वृत्त की त्रिज्या से यदि आपसे पूछें तो आप क्या कह देते हो कि सर वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यही बोलोगे ना, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो उसी प्रकार मेरे भाई जो परमाणु है, परमाणु भी तो गोलाकार होता है, इस टाइप का गोलाकार होता है तो होता है। अब अंतर सिर्फ इतना है कि जो वृत्त में केंद्र होता है तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। नाभिक पर होता है धनावेश। क्या होता है, धनावेश। अब मेरे भाई नाभिक में दो चीजें होती हैं, ध्यान रखना, नाभिक में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन, जिस पर होता है धनावेश। और एक होता है आपका न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं। अब दो बंदे रहते हैं यहाँ पर, एक धनावेश और एक ऋणावेश, एक धनावेश और एक उदासीन वाला। तो इस पे तो कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर धनावेश, तो टोटल हम ये क्या कहेंगे ना कि नाभिक पर क्या होता है, धनावेश होता है। और एक कण और होता है इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में गति करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षाओं में कौन होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। कक्षाएं आपको पता है कितनी होती हैं, 7, ठीक है। तो मेरे भाई परमाणु त्रिज्या, तो मेरे भाई परमाणु का जो नाभिक होता है, उस नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी, परमाणु का जो नाभिक है उस नाभिक से अंतिम कोष तक की जो दूरी होगी वो आपकी कहलाएगी परमाणु त्रिज्या। तो ये नाभिक हुआ, ये अंतिम कोष हुआ, दूरी क्या होगी, त्रिज्या, जो कहलाएगी परमाणु त्रिज्या।
ये 11th में हम चीजों को पढ़ चुके हैं। अब ये समझ ली कि आपने 11th में जो पाप किया है वो आप धो रहे हो, ठीक है, और 11th में आपने पढ़ लिया था, तो अब ये चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी, दोनों के लिए फायदा होने वाला है, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। अब अलग अलग परमाणु के लिए अलग अंतिम कोश अलग अलग होता है, अलग अलग परमाणु के लिए अंतिम कोश अलग अलग होता है, तो परमाणु त्रिज्या अलग अलग परमाणु के लिए अलग अलग होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखना, परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। अब हम परमाणु त्रिज्या को वृत्त और आवर्त में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। चलो समझ लो मेरे भाई, ठीक है। देखो, मैं पहले मेरे भाई वर्ग में समझा रहा हूं। किसमें? वर्ग में। मैंने आपको पहला वर्ग बना दिया हाइड्रोजन, लिथियम, यहां पर सोडियम, और यहां पर मैंने लिख दिया पोटेशियम। बस इतने तत्व जो लिख दिए, इनसे मैं काम चला दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। आपको पता है, जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ता है। देखो, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19। क्या परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है? बिल्कुल सर, बढ़ रहा है। अब परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा, क्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ रही है? वो देखा जाएगा, ठीक है। देखो, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1, तो इसमें आपकी जो कक्षा होगी वो 1 होगी, 1 होगी, और 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हो जाएगा 1। आपको पता तो है ना, पहली कक्षा में 2, 8, फिर 8, फिर 18, फिर 32 और फिर 32, इस टाइप, सॉरी 18, 18, 32 और 32, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भराते हैं। तो पहली में भराने चाहिए 2, बट 1 है तो 1 ही भराएगा। अब इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी, इसका जो अंतिम कक्षा क्या है? पहला है, तो इधर से इधर तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? परमाणु त्रिज्या, ठीक है। लिथियम की बात करो तो लिथियम का ये नाभिक हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और जो दूसरी कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1, है ना। तो नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी, ये इधर से इधर तक की दूरी, ये क्या होगी? परमाणु त्रिज्या। देखो, इसमें एक ही कक्षा थी तो परमाणु त्रिज्या ये थी, इसमें दो कक्षाएं तो परमाणु त्रिज्या ये है। मतलब इसकी परमाणु त्रिज्या और इसकी में अंतर है, क्योंकि इसकी अधिक है। किसको? क्यों? क्योंकि इसकी कक्षाएं कितनी है? 2 है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या है? ज्यादा है, ठीक है। चलो सोडियम पे बात करो, थोड़ा सा हम सोडियम को नीचे लिख लेते हैं। ये हमारा सोडियम है 11। पहली कक्षा में, सॉरी, ये आपका नाभिक हो गया। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। होगा क्या मेरे भाई? बिल्कुल सर होगा, ठीक है। तो इसकी जो अंतिम कक्षा ये है, तो नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी क्या? परमाणु त्रिज्या। इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी इससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां से हम एक पोटेशियम का भी बताते हैं आपको, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 19, ठीक है। तो ये इसका नाभिक, ये इसकी पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन, और ये आपकी चौथी कक्षा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी वो ज्यादा होगी। तो मेरे भाई आप देख रहे हो कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ जाती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, साथ साथ कक्षाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही। इसमें 1 कक्षा, इसमें 2 कक्षा, इसमें 3 कक्षा, इसमें 4 कक्षा। अब कक्षाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, तो नाभिक से अंतिम कोश तक की जो दूरी है वो बढ़ेगी। नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी है वो बढ़ेगी, और नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी बढ़ेगी, मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो ध्यान रखना कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। फलस्वरूप नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी बढ़ती है और त्रिज्या बढ़ जाती है। एक चीज याद रखना, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब ये समझ चुके हो वर्ग में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, समझा दिया, ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज और यहां याद रखना है आपको, एक होता है नाभिकीय आवेश। कौन सा आवेश? नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश,
नाभिकीय आवेश। अब नाभिकीय आवेश क्या होता है? नाभिक में जो आवेश होता है उसे हम बोलते हैं नाभिकीय आवेश। नाभिक का आवेश नाभिकीय आवेश। आपको पता है नाभिक पर क्या होता है? धनावेश। नाभिक पर क्या होता है? धनावेश। तो नाभिक का जो धनावेश है वो ही आपका क्या होगा? नाभिकीय आवेश। अब मेरे भाई एक चीज आपको याद रखना है, जो नाभिकीय आवेश होगा वो वर्ग में, किसमें? वर्ग में घटता है। वर्ग में घटता है। वर्ग में घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि वर्ग में इसलिए घटता है क्योंकि वर्ग में त्रिज्या बढ़ती है, नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ती है, और नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। जैसे मान के चलो मेरे भाई, मैं एक नाभिक हूं, मैं एक नाभिक हूं और मेरी क्लास 1 किलोमीटर दूर तक लगी होती, बोलो लगी होती, तो क्या मैं 1 किलोमीटर दूर तक के बच्चों पर ध्यान दे पाता? क्या उनको कंसंट्रेट कर पाता? नहीं ना। तो मेरे भाई मेरा जो आवेश है, मेरा जो आकर्षण है वो घट जाता ना, वो घट जाता। लेकिन मेरे सामने केवल एक बच्चा है तो मैं उस पर फुल कंसंट्रेट कर सकता हूँ। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ध्यान रखना कि वर्ग में नाभिकीय आवेश घटता है, लेकिन जो आवर्त है, क्या है? आवर्त। इस आवर्त में जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता है। इन चीजों को याद रखना, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना। तो वर्ग में परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन परमाणु त्रिज्या वर्ग में बढ़ती है तो आवर्त में यही परमाणु त्रिज्या घट जाती है। आवर्त में परमाणु त्रिज्या घट जाती है। क्लियर है मेरे भाई? इन चीजों को याद रखना, वर्ग में बढ़ेगी और आवर्त में घटेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब परमाणु त्रिज्या आप समझ चुके हो, इसके बाद आप समझ लो मेरे भाई, परमाणु त्रिज्या आप समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप चीजों को समझना है। इसके बाद मेरे भाई आपको समझना है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा ये समझो, ठीक है। ये समझो आयनन ऊर्जा क्या होती है मेरे भाई। ये हमारा एक परमाणु है सोडियम। क्या है? सोडियम, ठीक है। ये इसका नाभिक है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो मेरे भाई आयनन ऊर्जा हम समझ रहे हैं। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा होती क्या है? देखो ये परमाणु की जो अंतिम कक्षा है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, ठीक है। तो मेरे भाई कोई भी परमाणु हो, कोई भी परमाणु हो, किसी भी परमाणु की जो अंतिम कक्षा होती है, इस अंतिम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा। ध्यान रखना, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो होगी आयनन ऊर्जा। अब ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होगी वो तो पता होना चाहिए मेरे भाई। जो कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बंधे रहते हैं। कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक से बंधे रहते हैं और नाभिक से हमें तोड़ना है। नाभिक से तोड़ना है तो ऊर्जा की तो आवश्यकता होगी, ऊर्जा की तो आवश्यकता होगी, तो ये ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है आपकी क्या? आयनन ऊर्जा। और मेरे भाई ये जो आयनन ऊर्जा होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? नाभिक पर। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से मजबूती से बंधा है, प्रबल आकर्षण बल से बंधा है, तो ऊर्जा हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और यदि ये कम मजबूती से, कम आकर्षण बल से बना है तो हमें ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखना, ये नाभिकीय आवेश अधिक तो आयनन ऊर्जा अधिक, और नाभिकीय आवेश कम तो आयनन ऊर्जा कम। तो इस प्रकार से मेरे भाई अगर कहें तो वर्ग में, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आपको पता है, मैंने अब भी बताया, नाभिकीय आवेश घटता है। अब नाभिकीय आवेश घटेगा तो आयनन ऊर्जा भी क्या होगी? घट जाएगी। लेकिन आवर्त में जाएंगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो आवर्त में आयनन ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, वर्ग में आयनन ऊर्जा घटती है और आवर्त में आयनन ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, चलो हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इस चीज को आप समझो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जैसे मेरे भाई ये कोई भी देखो, हमने अब भी क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ये सोडियम है, इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी में क्या 1। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, बाहर निकालना है, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो होगी आयनन ऊर्जा। लेकिन मेरे भाई यदि हमें किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है, क्या कराना है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश, तो प्रवेश कराने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो होगी आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। ध्यान रखना, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता आयनन ऊर्जा, और 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। ये भी आपकी नाभिकीय आवेश के ऊपर निर्भर करती है। अब जैसे मान के चलो इस नाभिक में, इसकी नाभिक में दम होगी तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इसके नाभिक में दम नहीं होगी तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। सिंपल सी बात है, तो नाभिकीय आवेश के ऊपर डिपेंड है। आवर्त में नाभिकीय आवेश घटता है तो आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटेगी, सॉरी वर्ग में नाभिकीय आवेश घटता है तो वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटेगी, और आवर्त में नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगी। क्लियर हुआ? चलो ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। चलो इसके बाद मेरे भाई एक होती है ऋण विद्युतता। क्या होती है? ऋण विद्युतता, ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। मेरे भाई ये भी इलेक्ट्रॉन बंधुता के जैसी ही होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के जैसी ही होती है, ठीक है। इन चीजों को मैं आपको समझा चुका हूं। सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है मेरे भाई वो क्लोरीन की होती है, और सबसे अधिक जो ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन, है ना। क्योंकि जो परमाणु त्रिज्या है सबसे कम जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। ध्यान रखना, सबसे छोटा जो तत्व है वो फ्लोरीन है, और सबसे छोटा है तो नाभ की आवेश सबसे ज्यादा होगा, और नाभ की आवेश ज्यादा होगा तो ऋण विद्युतता सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको मेरे भाई पता है ऊपर से नीचे क्या होता है? वर्ग, तो ये आपका बना वर्ग, ठीक है। ये बना आपका क्या? वर्ग, ठीक है। ये आपका वर्ग बन गया है, और बाएं से दाएं मेरे भाई होता है आवर्त, तो ये आपका बना दिया है मैंने आवर्त, ये बना दिया मैंने आवर्त, ठीक है। एक सेकंड मेरे भाई, ठीक है। हाँ, तो ये आपका क्या है? वर्ग, क्योंकि ऊपर से नीचे होता है वर्ग, और ये रहा आपका आवर्त, ठीक है। ये रहा आवर्त, ये सब क्या है? आवर्त है, और ये सब क्या है? वर्ग। तो परमाणु त्रिज्या जो वर्ग है, वर्ग में क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। अब वर्ग में बढ़ती है तो जो वर्ग में होता है उसका उल्टा, ध्यान रखना आज के बाद, जो चीज वर्ग में होती है उसका जस्ट उल्टा मेरे भाई, उसका जस्ट उल्टा कहां होता है? आवर्त में। कहां होता है? आवर्त में। ये चीज यहां बढ़ती है तो यहां पर ये चीज घटती है, ठीक है। चलो आयनन ऊर्जा आपको पता है, अभी मैंने समझाया, वर्ग में घटती है, वर्ग में घटती है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज बढ़ जाएगी, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटती है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज बढ़ती है, ठीक है। ऋण विद्युतता भी यहां पर घटती है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बढ़ती है। तो ध्यान रखना, एक चीज को याद रखना, अगर वर्ग में केवल वर्ग को ही याद रखना तो वर्ग में आप देखना एक ही बंधा केवल वर्ग में बढ़ता है, केवल क्या? परमाणु त्रिज्या, और बाकी सब घट जाते हैं, बाकी सब घटताते हैं। और जो चीज वर्ग में होती है उसका उल्टा कहां होता है? आवर्त में। ये यहां बढ़ता है तो यहां घटता है, ये यहां घटते हैं तो ये यहां बढ़ते हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। ये हमारा बेसिक जो है हमारा खत्म हो चुका है लगभग। आप ये समझ लो, अब जहां भी जैसी भी जरूरत होगी हम उसको समझाएंगे, कंप्लीट कराएंगे। बट अब हम इस यूनिट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला हमारा बेसिक था जो हमने कंप्लीट किया बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जो होगा कल की जो वीडियो है उससे हमारा पी ब्लॉक का तत्व फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मस्त तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो को दिल से लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो ताकि सभी के पास पहुंच जाए। सभी से बोलो पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई इज अ इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।